हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, यदि धन या मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो यह स्थिति होती है अपस्फीति का, मुद्रास्फीति का या फिर मंदी का, या तीनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट में याद रखनी है, अगर मार्केट में धन बहुत अधिक हो जाए, या धन के जगह आप कह सकते हैं पैसा लिख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मार्केट में पैसा अधिक हो जाए, ठीक है, और माल की कमी हो जाए, तो ऐसे स्थिति में मुद्रास्फीति को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। वहीं ध्यान रखना है, अगर मार्केट में पैसा कम हो जाए और माल की अधिकता देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में अपस्फीति या फिर मंदी की स्थिति देखने को मिलती है। मार्केट में जब बहुत सारा सामान आ जाए, है ना, सामानों से भर जाए और पैसा की कमी हो जाए तो समझना है कि ये मंदी का दौर चल रहा है, अपस्फीति की दौर चल रही है। ठीक है, मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा होता है अपस्फीति, और अपस्फीति ही एक तरह से मंदी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्रा क्या हो जा रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, माल बहुत कम हो जा रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड क्या है, डिमांड यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना, और सप्लाई कम हो रहा है। फलस्वरूप क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि दाम बहुत बढ़ जाते हैं मुद्रास्फीति में। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखने, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दे रखा है यहाँ पे मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, तो सिंपल सा हमने बताया ना यहाँ पे कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, देखिए पैसा क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। योजना आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, याद रखना है वित्तीय आयोग ही केंद्र और राज्य के बीच कर संसाधनों का बंटवारा करता है, और याद रखना है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी। तो याद रखना है, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब, 12 जुलाई 1982 को। कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को की गई थी, याद रखनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नाबार्ड कृषि क्षेत्र का शीर्ष वित्तीय संस्थान भी है। सिडबी लघु उद्योग क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय स्थान है, ये भी याद रख सकते हैं। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका मुख्यालय है लखनऊ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, सभी को पता होगा, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है ना। आप जानते होंगे कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट से 1000 लोगों की जान चली गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है, ये सभी को पता होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें कुछ को गांधी ब्रिज समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी देखेंगे कि लॉर्ड इरविन के सामने कुछ पत्र लेकर के कुछ मांग करते हैं, जिसमें कुछ का ही देखेंगे कि स्वीकार किया गया था इरविन के द्वारा। तो कितने समझौता था वो आपको बतानी है, कितने मांगे की गई थी। तो याद रखना है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांग की थी, जिनमें से कुछ की मांग यहाँ पे गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था, सभी को नहीं किया गया था, ध्यान रखना है। 11 कौन कौन थे, आई थिंक एक दो कुछ रिमाइंड करवा देते हैं आपको। जैसे एक था आपका
नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद कर पूर्ण शराबबंदी करें। एक था आपका नमक जो कर है वो ख़त्म किया जाए। एक था आपका सेना के खर्च में 50% की कमी की जाए, लगाने 50% की कमी की जाए और भारतीयों को बंदूक के लाइसेंस दिए जाएँ। एक आपका था आई थिंक सिविल अफसरों के वेतन में कटौती की जाए, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, ये भी था आपका एक, है ना। तो इस तरीके से 11 सूत्री मांग थे, ये ध्यान रखनी है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रख सकते हैं ये समझौता कब हुआ था? ये समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, है ना। 5 मार्च 1931 को आप याद रख सकते हो, 5 मार्च 1931, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974, 1981, 1969, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था, अर्थात यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। ये भी याद रख सकते हैं 18 मई 1974 को भारत ने 12 किलो टन क्षमता का पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, है ना। और पहला नाभिकीय विस्फोट संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में जुलाई 1945 में किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। वर्तमान में देखेंगे कि विश्व के 8 देशों के पास, कितना? 8 देशों के पास परमाणु बम पर परीक्षण किया है, ठीक है। 8 देश कौन कौन से हैं? तो सिंपल सा है, एक तो उसमें भारत है, पाकिस्तान भी है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, यूएसए है और एक नॉर्थ कोरिया है। इन 8 देशों का नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और सबसे पहले परमाणु परीक्षण यूएसए किया था। कौन किया था? यूएसए किया था 1945 में, ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, भारत भी इसमें शामिल है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, रूस भी है और नॉर्थ कोरिया भी है। इन सब का नाम याद रखिए। महत्वपूर्ण 8 देश हैं जिन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया है। चलिए आगे लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। और ये जो देख रहे हैं ना आप, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, ये देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण अफ्रीका का ये सबसे दक्षिणतम मार्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सबसे अधिक व्यस्त का नहर पूछे ना आपसे, तो किल नहर बताइएगा। किल नहर ये सबसे व्यस्त नहर है, किल नहर, ठीक है। और आपसे पूछा जाए सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन सी है, तो राइन नदी है, जो कि हम कई बार हम अपना ज्योग्राफी वाला भी जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वहाँ पे हम बताते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि गाछ रुसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? गाछ रुसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, गाछ रुसल अच्छी श्री कमलकांत झा की रचना है। ध्यान रखिएगा, मैथिली भाषा के साहित्यकार डॉक्टर कमलकांत झा को मैथिली कथा संग्रह गाछ रुसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हाल में ही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखना है, स्वर्गीय रामविलास पासवान वर्ष 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। रामविलास पासवान का जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1946 को। कहाँ पे? खगड़िया, बिहार में हुआ था, ठीक है। और ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी थे, सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो ध्यान रखना है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है और इस तरह का ये पहला केंद्र भी है, याद रख सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मेरी कहानी संपूर्ण, है ना, कि आत्मकथा का नाम है। किनका आत्मकथा का नाम है? मेरी कहानी,
एन ऑटोबायोग्राफी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर श्री कृष्ण। तो ध्यान रखिएगा, मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की एक आत्मकथा का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के और अन्य किताबें के बारे में, तो एक है इनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, और एक था आपका शायद लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक याद रखिएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द इंडियन स्ट्रगल, है ना, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, इसको जरूर याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के बारे में याद रखना चाहते तो एक बुक का नाम याद रखिए, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वीणा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। भारत के एक प्रसिद्ध नाट्य संगीतकार एस बालचंदर को वीणा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। एस बालचंदर एक फिल्म निर्माता भी थे, उन्हें 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, एक नाम याद रखिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा खान। ठीक है ना। और घटम के बारे में याद रख सकते हैं कि भारतीय वाद्य यंत्र है घटम, है ना। चलिए, ये मिट्टी का बना होता है ना, यह घटम एक बड़ा संकीर्ण मुँह वाला एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। बताना है कौन सा जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय वाले होते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा कि उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, याद रखना है। चलिए हाँ, ये ध्यान रखिएगा, मत्स्य वर्ग जो होते हैं ना उसमें हृदय 2 वेशमी होता है, ठीक ना। और जबकि पक्षी वर्ग में देखेंगे तो 4 वेशमी होते हैं। स्तनी वर्ग में भी 4 बच्चे होते हैं, जैसे कि मनुष्य में देखेंगे कि 4 हृदय होते हैं, है ना। काकरोच याद रखिएगा इसमें 13 होता है। चलिए अगला सवाल है कि एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र क्या है। सिंपल सा एल्काइंस का आपसे पूछ रहा है सूत्र क्या होता है। ठीक है, एल्काइन एल्कीन ये दोनों असंतृप्त ही होते हैं, एल्केन संतृप्त होता है। क्या याद रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये 3 होते हैं। तो ध्यान रखना है कि एल्केन जो होता है संतृप्त होता है, जबकि एल्कीन और एल्काइंस ये दोनों क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पे पूछा गया है वैसे कि एल्काइंस का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा CnH2n-1। माफ़ कीजिएगा 2 होता है 1 नहीं, ठीक है। इसका सूत्र हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका सही आंसर यहाँ पे होगा CnH2n+1। फिर से मैं गलती कर दिया, -2, ठीक है। ये एल्काइन का सूत्र होता है, ये एल्काइन का है। एल्काइंस, ठीक है। एक होता है आपका CnH2n, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये है आपका CnH2n, ये किसका सूत्र होता है, तो ये ध्यान रखना है एल्कीन का होता है, ये किसका, एल्कीन का। एक होता है आपका CnH2n+2, ठीक है, तो ये किसका होता है, ये होता है एल्केन का। किसका होता है, एल्केन का होता है ये, और ये संतृप्त होता है, और ये दोनों असंतृप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। यह शुष्क है लेकिन ठंडी है, यह CO2 की समस्थानिक है। जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है,
सी ऑप्शन। आप याद रख सकते हैं CO2 गैसीय, ये गैस जो होती है ना, CO2 गैस होती है ना, ये प्रकृति में अम्लीय होती हैं। और ये भी याद रख सकते हैं कि CO2 गैस चूने के जल को क्या कर देता है, दुधिया कलर कर देता है, याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बतानी है। तो आई थिंक ये भी आसान सा सवाल होगा आपके लिए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है, अर्थात तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन को का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम, है ना। चलिए अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एल्टन, बेनेट, बर्कले, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट ने दिया था। उन्होंने यह अवधारणा कब दिया था? तो ये दिया था 1976 में। कब दिया था? 1976 में दिया था, यह याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेनेट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संवहनीय संयोजी उत्तक है? सवाल है, निम्न में से कौन सा संवहनीय संयोजी उत्तक है? लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात RBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं अर्थात WBC, इसे RBC कहते हैं शॉर्ट में, रेड ब्लड सेल्स इसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और ये है रुधिर प्लाज्मा। बताना है कौन सा संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रुधिर प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये सभी संयोजी उत्तक हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्षार के संबंध में निम्न से कौन सा सही नहीं है? बताना है आपको, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो क्षार के बारे में हमने एक बताया था ट्रिक, इसको छलनी नाम से याद रख सकते हैं, छलनी। अर्थात छा से क्षार हो गया, ये लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और एक याद रखने बोले थे आप लोग को, या नील याद रख लीजिएगा, अम्ल जो है वो नीले को क्या करेगा? लाल में बदल देगा। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल को नीला कर देता है, बिल्कुल सही दिख रहा है ना, पहला सही दिख रहा है। क्षार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो सही है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। इसका स्वाद कसेला होता है, क्षार का स्वाद कसेला होता है, ये आपको बतानी है। तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखनी है, इसका स्वाद कसेला ही होता है। ठीक है, और सी में दे रखा है कि नीले को लाल कर देता है, तो ये नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, अर्थात सी यहाँ पे देखेंगे कि गलत हो जाएगा। नीले को लाल करने वाला कौन है? अम्ल है। अम्ल जो है ना, लाल को नीला कर देता है, नीले को लाल कर देता है, हाँ ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, और अम्ल जो होता है ना, स्वाद में ये खट्टा होता है, याद रख सकते हैं। अम्ल क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में थोड़ा सा त्रुटि दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे होना ये चाहिए था, हम यहाँ से फिर से इसको लिख देते हैं। 6 पर पावर 61 प्लस 6 पर पावर 62 और 6 पर पावर 63 है, और 6 पर पावर 64 है, प्लस 6 पर पावर 65 है। अगर ऐसा है तो ये किससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? 17 से, 13 से, या फिर 65 से? ठीक है, तो देखिए सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक नियम लगा सकते हैं, या तो फिर बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 6⁻61 है, तो सब में क्या है? सब में होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर कॉमन निकालते तो क्या बचेगा यहाँ पे? 6 पर पावर 1, यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, या तो पूरा बाहर ही निकल जा रहा है तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा ना सिर्फ। प्लस में फिर बचेगा 6 पर पावर 1, फिर यहाँ पर बचेगा 6 पर पावर 2, यहाँ फिर बचेगा 6 पर पावर 3। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, एक और लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ गया होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें वापस में तो हमें यही रूप मिल जाएगा हमें। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 पर पावर 61 इंटू 1
प्लस 6 प्लस 36 216 प्लस यहाँ पर गुना कर लें 216 का फिर से 600 से गुना करना पड़ेगा तो 6 6 36 अर्थात 1296 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देना होगा हमें यहाँ। अब यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए तो 6 6 12 6 6 18 6 6 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2 9 2 11 11 12 12 3 15 15 के 5 हाथ में 1 1 2 1 3 2 5 और 1 का यहाँ पे 1 रह जाएगा, यानी 1555 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिवाइड करना है किससे। अब देखिए 17 से क्या डिवाइड होगा, या फिर 13 से डिवाइड होगा, या फिर 15 से डिवाइड होगा। तो 15 को अगर हम लिखते हैं गति 3 गुना 5, ठीक है, तो 3 गुना 5 अब देखेंगे तो ये 5 से बिल्कुल ही क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप यहाँ से ये 3 से देखेंगे कि अगर यहाँ 6 का जो पावर 6 से 6 पर पावर 61 दे रखा है, तो इससे चाहे तो 6 पर पावर 1 बाहर निकाल लीजिए और 6 का 60 कर लीजिए। तो 3 से ये फिर ये कट जाएगा 2 बार में, अर्थात ये पूरी तरीके से भाग किससे लग रहा है, 15 से लग जाएगा। 13 से देखेंगे डिवाइड नहीं होगा, नहीं 17 से होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, दे रखा है किसी संख्या के 80% के 75% के इतना का इतना 25% इतना है तो उस संख्या के 40% का मान ज्ञात करो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला 80% किसी संख्या के, तो मान लेते हैं कोई संख्या x होगा, उसका 80% को हम लोग 8/10 भी लिख सकते हैं का, 75% को हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं का। देखेंगे ये 66.67% है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 2/3। इसे अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 2/3 आएगा, तोड़ के देख लीजिएगा। गुना 25% को लिख सकते हैं 1/4 का। मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 63 61 है, तो उस संख्या का 40%, तो जो संख्या होगा उसका हम लोग 40% निकाल लेंगे। पहले इतना तो हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो देखा जाए तो ये कट सकता है कुछ, तो काट लेंगे यहाँ पे। तो ये 4 दूनी 8 कट रहा है और 2 दूनी 4 कट रहा है, ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। ठीक है, तो इसका वापस इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, इधर 10 गुना में इधर आएगा तो भाग में, भाग में तो गुना में आ जाएगा। ऐसा गुना कर लीजिए आप कितना से, इसका निकालना है 40%, तो बोला उस संख्या का, तो इस संख्या ही तो निकल गई है, इसका 40% निकालने बोल रहा है कि 40% 4/10 भी कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 4 एकम 4, 6 6 24 के 4, 4 तिया 12, 13 14 के 4 और 6 6 24 और 1 25, 25 444 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आपको ध्यान क्या रखनी थी कि ये 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 66.67% को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 25% को क्या लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप जानते हैं करने के लिए, देखिए कितना आसान था, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन तो था ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25,444। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिंपल हमने कहा लिखा है यहाँ पे, जो बोलते गया है वो हमने वो करता गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा गया यहाँ पे किसी संख्या का, तो माना हमने कि वो संख्या x होगा। ठीक है, माना कि वो संख्या क्या है, x है। उसका बोला है 80%, तो 80% मतलब इसको 8/10 भी लिख सकते हैं। फिर बोला है k, तो क्या मतलब गुना 75%, मतलब 76% मतलब 3/4। फिर है का 66.67%, इसका मतलब होता है 2/3%। का 25% मतलब 1/4। का मान जो है वो कितना दे रखा है, 63 61 दे रखा है। बस इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और उसका फिर 40% निकाला, तो इसका आंसर आ गया 25,444। चलिए अगला सवाल है, सरल करें 19 गुना 30 गुना 19 गुना 30 भागा, फिर ये वाला सॉल्व करनी है पूरा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है उसको सॉल्व करेंगे, और ये रूट ध्यान रखिएगा ये पूरे पर है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा देखिएगा ध्यान से, 19 गुना 30 गुना 19 गुना 30 डिवाइडेड बाय दे रखा है। और ध्यान रखिएगा, देखिए स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ 900 भागे 2, तो इसको भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 450, अर्थात 2 गुना 450। अब इस तरह गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, और भाग में नीचे आ जाएगा, 1 0 से 0 खत्म, और 30 या 90, 30 से 30 खत्म हो जाएगा। 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 19 से कितना होता है, 361 होता है।
कितना होता है 361, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, यदि इतना पावर इतना दे रखा है, इतना का पावर इतना दे रखा है, इक्वल इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका एक रूल होगा, पता होगा आप लोग को कि अगर बेस सेम है तब पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए इसका बेस और इसका बेस दोनों का सेम है तब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 3/5 पर पावर 2x - 1 + 4 इक्वल टू 3/5 पर पावर 15। देखिए बेस नीचे का दोनों का सेम है तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2x - 4 + 1 + 4 इक्वल टू 15। देखिए कैलकुलेट कीजिए आगे क्या होता है, 4 में से घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 इक्वल टू ये 2x हो जाएगा +3 इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा x बराबर 12/2 भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 6। तो x का मान कितना निकल गया 6। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दे रखा है यदि किसी संख्या के आधे के 1/3, तो जैसे बोलते जा रहे हैं हम लोग करते चलते हैं। बोला है किसी संख्या, तो मान लेते हैं वो संख्या x होगा, संख्या के आधे तो आधा कर लीजिए का 1/3, इसका 1/3 के 1/4 का 5वां हिस्सा माने 1/5वां हिस्सा के हिस्से के फिर 7वां हिस्सा बोल रहा है के 8वें हिस्से, ये 8वें हिस्से के 9वें हिस्सा का मान जो है वो कितना है 32 है। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू इधर सभी कर लेते हैं तो गुना कर लेते हैं हम लोग, 5 दूनी 10 या 30 चौके 120 और 12 96 हो जाएगा, इधर 960। तो लिख सकते हैं 960 गुना 7 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है इक्वल टू 32 बचा हुआ है। यहाँ पे गुना में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये गुना में इधर है, इधर ये भाग में उधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो 32 गुना कितना हो जाएगा 960 गुना 7 9 63, इधर भी कर लीजिए। तो देखिए 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6, लास्ट में 6 और 0, तो 6 आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 0 ए ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी आपको कैलकुलेट करके देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, वैसे तो हम लोग तुक्का लगा रहे हैं यहाँ पे कि 0 है तो 0 आना चाहिए, बाकी क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी तो हो सकता है ना। तो आपको एक बार थोड़ा सा 2-3 डिजिट तक गुना करके देख लेनी है। वैसे तो ये ऑप्शन दे रखा है तो आपको पूरा ही गुना करना होगा। ठीक है, तो इसे आप गुना कर लीजिए, जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई ए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।